Hello students, welcome back to our online classes at Shri Ram College 17 RB राइसिंग नगर। तो स्टूडेंट्स, अब हम टेनिसन की जो पोइम है लोटस टिटर्स उसका कॉरिक सॉन्ग पढ़ रहे हैं, जिसके हमने अभी तक 6 स्टैंजाज पूरे कर लिए हैं स्टूडेंट्स हमने। अब हम उस पोइम के बिल्कुल एंडिंग हाफ की तरफ हैं। हमारे 2 स्टैंजा बचे हुए हैं, जिसमें से आज मैं आपके लिए एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ 7th स्टैंजा और 8th स्टैंजा की। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने प्रीवियस क्लासेस को ढंग से देखना है, तभी आपको पोइम समझ आएगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इस पोइम का 7th स्टैंजा। टोटल जो इस कॉरिक सॉन्ग के अंदर 8 स्टैंजा हैं, जो कि लोटस इटर्स का सेकंड हाफ है। मैं आपको हर पार्ट में स्टूडेंट से रिमाइंड करवाता हूँ कि हमारी जो पोइम है द लोटस इटर्स है, जो कि आपकी बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस के अंदर है। जिस पोइम के अंदर 2 हाफ हैं। पहले हाफ को हमने कंप्लीट कर लिया था। दूसरा हाफ था जो इसका लेंथी हाफ है, कॉरिक सॉन्ग, जिसमें सारे सेलर्स मिलके सॉन्ग गा रहे हैं। तो उसका हम 7th स्टैंजा आज करने वाले हैं। ओके, तो प्रीवियस जो आपने स्टैंजा किया था वो लास्ट हो रहा था कि जिसमें बता रहा था कि उनकी आंखें मंद पड़ चुकी हैं, अब वो पायलट स्टार्स को नहीं देख पाते हैं। देखिए, पायलट स्टार का मीन जैसे उस समय कैंपस वगैरह नहीं हुआ करते थे, जैसे डायरेक्शंस वगैरह देखने के लिए तो ध्रुव तारा होता था, या दूसरे जो चमकदार जो तारे होते थे जिससे डायरेक्शन का पता लगता था कि शिप आ रहा है, कि वहां पे क्या है, इस तरीके से ना। तो उसके लिए उन्होंने पायलट स्टार्स यूज किया था, जो कि 6th स्टैंजा के लास्ट में था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 7th स्टैंजा को। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम शुरू करते हैं 7th स्टैंजा ऑफ द पोइम। बट propped on beds of amaranth and molly। अब देखिए, ये अपने उस समय को याद कर रहे हैं जब ये लोटस लैंड पर हैं, और ये कहते हैं कि हम हमेशा के लिए यहीं रहेंगे। ओके, तो ये कह रहे हैं कि अब हम सोएंगे, और हमारे जो सोने का बिस्तर होगा, जो बेड होगा, वो किससे बनेगा? वो एमेरंथ और मॉली से बनेगा। अब देखिए, एमेरंथ क्या है? एक प्रकार का एवरग्रीन ये ट्री होता है एमेरंथ। ओके, और जो मॉली होती है, मॉली एक प्रकार की हर्ब है, एक प्रकार की क्या है? औषधि है, एक प्रकार की मॉली। ओके, जो आपको ध्यान हो कि होमर की जो ओडिसी है ना, होमर ने जो ओडिसी लिखा था उसमें यूलिसियस को एक करेक्टर है सिर्स, उसके इफेक्ट से बचने के लिए हेमरस के द्वारा दी जाती है। ओके, तो वो कहता है कि हमारा जो सोने का बेड होगा वो किससे बनेगा? एमरंथ से बनेगा, जो कि एक सदाबहार पेड़ है, और मॉली से बनेगा। हाउ स्वीट, वो कितना मधुर होगा। वाइल वार्म एयर्स लल अस ब्लोइंग स्लोली, कि जब जो वार्म एयर्स, जो गर्म हवा, वो आएगी और हमें सहलाएगी। ब्लोइंग स्लोली, धीरे धीरे वो बहती हुई। विद हाफ ड्रॉप्ड आईलिड स्टिल, हमारी जो आईलिड्स होंगी वो अधखुली होंगी, हाफ ड्रॉप्ड। बीनीथ अ हेवन डार्क एंड हॉली, कहता है कि हम उस पवित्र और अंधकार में ही, डार्क हेवन, क्योंकि कहता है ना कि हेवन को उस समय डार्क बोला है इसने, डार्क एंड हॉली बोला है। कहता है कि उस हम अंधेरे और पवित्र स्वर्ग के नीचे हम आराम करेंगे, हम सोएंगे। टू वॉच द लॉन्ग ब्राइट रिवर ड्रॉइंग स्लोली, कहता है कि हम वहां से क्या देखेंगे? हम वहां से देखेंगे ब्राइट रिवर। ओके, यहाँ पे देखिए आपके लिए मैं, एक तो देखिए इसमें एमरंथ आया है, एक इसमें मॉली आया है। मॉली आपको मैंने बता दिया कि मॉली क्या होता है स्टूडेंट्स। मॉली होता है एक प्रकार की हर्ब होती है। ओके, और एमरंथ क्या होता है? एक प्रकार का प्लांट होता है स्टूडेंट्स, जिसको अपने हिंदी में अम्लान भी कह देते हैं। ओके, एवरग्रीन होता है ये, सदाबहार है ये, फेडलेस होता है ये। और दूसरी इसमें क्या चीज़ है? ये मॉली। मॉली आपको मैंने बताया कि एक प्रकार की हर्ब होती है। तो उनसे कहता हमारा बिस्तर बनेगा, हवा बहेगी, हमें सहलाएगी, हम अधखुली पलकों से सोते रहेंगे उस पवित्र और अंधकार में ही, स्वर्ग के नीचे। और वहां से हम क्या देखेंगे? टू वॉच द लॉन्ग ब्राइट रिवर, हम लंबी चमकदार नदी को धीरे धीरे वहां से ड्रॉ होते हुए, बहते हुए हम उसको देखेंगे। हिज वाटर्स फ्रॉम द पर्पल हिल, हम उसके पानी को उस पर्पल हिल से, उस हिल मैंने क्या होता है स्टूडेंट्स? पहाड़ी होता है, हम पहाड़ी से उसको गिरता हुआ उसको हम देखेंगे। टू हियर द ड्यूई
इकोई कॉलिंग फ्रॉम केव टू केव, और कह रहा है कि जो गुफा में देखिए यहाँ पे टू हियर द ड्यूई इको। अब ड्यूई यहाँ मतलब क्या है कि जब एक गुफा से दूसरी गुफा में जो ओस की बूंदें गिरती है ना, या जो पानी की धाराएं गिरती हैं, तो उसके द्वारा जो इको, जो गूंज पैदा होती है। देखिए इको का मतलब क्या होता है, गूंज। जो गूंज पैदा होती है हम उस गूंज को भी सुनेंगे। फ्रॉम केव टू केव, एक गुफा से दूसरी गुफा से, है ना। थ्रो द थिक ट्वाइन वाइन। अब देखिए वाइन क्या होती है, बेल या लता। थिक ट्वाइन मतलब ऐसा होता है कि जब दो जो बेलें होती हैं वो आपस के अंदर लिपट जाती है ना, तो वो ट्वाइन बन जाती हैं। तो कह रहा है कि हम उस जो बेलें आपस में लिपटी हुई हैं, ओके, गुफाओं के अंदर, जिन्होंने गुफा को क्या कर रखा है, कवर कर रखा है, उसमें जब ओस की बूंदें गिरेंगी तो उसकी जो गूंज पैदा होगी हम उसको सुनेंगे। टू वॉच द एमरल्ड कलर्ड वाटर फॉलिंग, हम पन्ने के रंग के पानी को गिरता हुआ देखेंगे। देखिए एमरल्ड स्टोन क्या होता है, एक जेम स्टोन होता है ना, जिसको अपने पन्ना कहते हैं ना, जो स्टोन्स नहीं जो हम अंगूठी में डालते हैं, जैसे आपने सुना होगा ना, जैसे रूबी होता है या स्पायर होता है, नीलम होता है, इस तरीके से। तो एमरल्ड पन्ना होता है, हम पन्ने के रंग के जैसे पानी को नीचे गिरता हुआ देखेंगे। थ्रू मैनी अ वूवन एकैंथ। अब देखिए एकैंथ भी क्या होता है, अकैंथ एक प्रकार का स्टूडेंट्स सदाबहार होता है ये भी, ओके, फ्लावर्स होते हैं अकैंथ के। वैसे अकैंथ एक थॉर्नी प्लांट होता है, थॉर्नी प्लांट। थॉर्नी का मतलब कंटीला। कंटीला एक प्रकार का प्लांट होता है। यहाँ पे देखिए अकाउंट को आप देखिए, अकाउंट क्या होता है, एक थॉर्नी प्लांट होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि हम देखेंगे जिसके फूल बड़े पवित्र माने जाते हैं, ठीक है ना, डिवाइन। डिवाइन का मतलब क्या होता है, दिव्य, हॉली। और रेत का मतलब क्या होता है, जब अपने किसी को श्रद्धांजलि देते हैं। तो कह रहा है कि हम वहां पे बहुत सारे एकैंथ्स को देखेंगे, कंटीले पौधों को देखेंगे, जिसके फूलों को किसके लिए यूज किया जाता है, श्रद्धांजलि ट्रिब्यूट देने के लिए भी यूज किया जाता है। ओनली टू हियर एंड सी फार ऑफ स्पार्कलिंग ब्राइन, ओके। अब यहाँ पे ब्राइन का मतलब क्या है, सॉल्टी वाटर, खारा पानी, समुद्र का खारा पानी होता है। तो कहता है हम वहां से क्या देखेंगे, जो समुद्र का पानी है वो खारा है और स्पार्कलिंग, चमकदार है। हम उस पानी को देखेंगे जो चमकदार है और खारा है दूर से। ओनली टू हियर वर्ड स्वीट, उसको सुनना कितना मधुर होगा। स्ट्रेच्ड आउट बीनीथ द पाइन, जो कि समुद्र फैला हुआ है, और स्ट्रेच्ड आउट बिनाइथ द पाइन। पाइन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, देवदार का पेड़ भी होता है, या जिसको अपने चीड़ का पेड़ भी कह देते हैं ना, चीड़। चीड़ का पेड़ क्या होता है, जिसकी जो वुड होती है वो किसके लिए काम आती है, फर्नीचर बनाने के लिए काम आती है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि हम उस चीड़ के पेड़ के नीचे बैठेंगे और इन सारी चीजों को देखेंगे, और वो सुनना कितना हमारे लिए होगा, स्वीट होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा जो 7th स्टैंजा है वो होता है कंप्लीट। और अब हम चलते हैं इसके लास्ट स्टैंजा की ओर स्टूडेंट्स, और हमारी पॉइंट फिनिश हो जाएगी, ओके। तो चलते हैं इसके लास्ट स्टैंजा की ओर। काफी लेंथी स्टैंजा है। दिस स्टैंजा कंटेन्स 29 लाइन्स, इसके अंदर 29 लाइन्स हैं, 29 का इसके अंदर लाइनें हैं। तो जिसको हमने 2 स्लाइड्स में बना दिया है, एक में हमने लगभग 15 लाइनें ली, दूसरे में हमने 14 लाइनें ली, ओके। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसका 8th स्टैंजा है। देखिए क्या कहते हैं, द लोटस blooms below the barren peak, the lotus blows by every winding creek। देखिए अब आपको बता दूं मैं कि अब इसमें बताया गया है कि जो लोटस है वो कहां कहां ब्लूम करता है, कहां कहां वो खिलता है, या कहां कहां वो पाया जाता है। सबसे पहले तो कहता है कि वो बैरन पीक पर भी पाया जाता है। बैरन, देखिए बैरन का मतलब क्या होता है, जिसको अपने कह सकते हैं ना कि बैरन मतलब जिसके अंदर जो फर्टिलिटी जिसके अंदर नहीं होती, जिसके अंदर कोई भी चीज पैदा नहीं होती, जिसको बंजर कह देते हैं अपने, है ना। कह रहा है जो बंजर, जो बेजान चोटियां हैं, पीक्स हैं, माउंटेन की है, वहां पर भी पाया जाता है। बैरन का मतलब क्या होता है, मतलब अनफर्टिलिटी, है ना, कि जहाँ के उपजाऊ नहीं होती है, बंजर जमीन होती है। तो बंजर जो पहाड़ियां हैं, चोटियां हैं, पीक मैंने चोटी होता है, वहां पर भी ये लोटस पाया जाता है। द लोटस ब्लोज बाय एवरी वाइंडिंग क्रीक। क्रीक का मतलब क्या है, खाड़ी, जिसको अपने बे कह देते हैं ना। तो कहते हैं कि जितनी भी ये वाइंडिंग क्रीक्स हैं, घुमावदार जो भी ये खाड़ियां हैं, वहां पर भी ये जो लोटस है वो क्या करता है, वहां पे पाया जाता है, ब्लोज एवरीडे, है ना। ऑल द डे विंड ब्रीथ्स लो विद मेलोर टोन। कहता है कि पूरा दिन जो ऐसा लगता है कि हवा बहती रहती है, विद मेलोर टोन, बहुत ही मधुर आवाज के साथ बहती रहती है, ऐसा लगता है कि विंड ब्रीथ करती है ना, द विंड ब्रीथ्स।
अब विंड कभी ब्रीथ नहीं करती, वो उस तरीके से बहती है। मेलोर मतलब मीठी आवाज करते हुए, मधुर संगीत पैदा करते हुए वो बहती रहती है। थ्रू एवरी हॉलो केव, हॉलो मतलब क्या होता है, खोखला, ठीक है। हवा कहां से बहती है, प्रत्येक खोखली जो केव गुफा में से बहती है। एंड अले, अले का मीन क्या होता है, स्ट्रीट, गली, और प्रत्येक गली में से भी ये जो हवा है वो बहती है। ओके, पहले तो लोटस बताया कि लोटस कहाँ पाया जाता है, बैरन पीक पे होता है, वाइंडिंग क्रीक में भी होता है, और जो हवा है वो बहती रहती है अपनी मधुर आवाज के साथ में खोखली गुफाओं के अंदर। और एले लॉन मतलब जो अकेली सुनसान गलियां हैं वहां से भी बहती रहती है। राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड द स्पाइसी डाउन्स द येलो लोटस डस्ट इज ब्लोन। कह रहा है कि राउंड एंड राउंड, ठीक है, हर जगह चारों ओर वो क्या देखते हैं, द स्पाइसी, मतलब स्पाइसी का मतलब यहाँ पे कि जैसे आपको बताया ना मैंने कि समुद्र के किनारे जो समुद्र का जो पानी खारा होता है तो उसके किनारे पड़ी जो डस्ट होती है वो भी क्या हो जाती है, स्पाइसी हो जाती है, वो भी थोड़ी सॉल्टी हो जाती है, ठीक है। डाउन द येलो लोटस, अब लोटस आपको बताया कि थोड़ा सा येलो कलर का होता है, तो कह रहा है कि चारों तरफ जो लोटस की होती है वो पीली जो सॉल्टी धूल है वो उड़ती रहती है वहां पे। ओके, वी हैव हैड इनफ ऑफ एक्शन, कहता अब हमने बहुत काम कर लिया। एक्शन मतलब कि अब हमने जीवन में बहुत काम कर लिया, बहुत युद्ध कर लिए। एंड ऑफ मोशन भी, हमने बहुत, मतलब मोशन का मतलब वैसे तो वर्ब मीनिंग इसका गति होता है कि हम बहुत चल लिए, हम बहुत घूम लिए। रोल्ड टू स्टारबोर्ड, रोल टू लारबोर्ड, मतलब उस समय बात करें जब वो शिप के अंदर होते थे ना। स्टारबोर्ड लारबोर्ड का मतलब क्या है कि जब वो राइट की ओर जाते थे या लेफ्ट की ओर जाते थे, तो अब वो कहते हैं कि अब हम बहुत घूम लिए हैं। ओके, अब मतलब वो स्टारबोर्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, स्टारबोर्ड होता है राइट, और लारबोर्ड का मतलब क्या होता है, लेफ्ट होता है। ओके, तो कहता है कि जहाज में जब हम होते थे तो कभी हम रोल टू स्टारबोर्ड, कभी हम राइट साइड में चले जाते थे, रोल टू लारबोर्ड कभी हम लेफ्ट साइड में चले जाते थे। व्हेन द सर्ज वाज सीथिंग फ्री, और जब क्या होता था, जो किनारा होता था। ओके, देखिए सर्ज का मीन यहाँ पे क्या है, सर्ज का मतलब यहाँ पे किनारा है ना। व्हेन द सर्ज वॉज सिटिंग फ्री, कि जब किनारा क्या होता था, बिल्कुल फ्री होता था, तो कभी हम राइट साइड में चले जाते, कभी हम लेफ्ट साइड में उसमें चले जाते थे। वेयर द वेलोइंग मॉन्स्टर स्पाउटेड हिज फोम फाउंटेन्स इन द सी। अब देखिए यहाँ पे वेलोइंग मॉन्स्टर किसको बोला गया है, वेलोइंग मॉन्स्टर बोला गया है कि समुद्र की जो सबसे बड़ी फिश होती है ना, मछली, वो कौन सी होती है, ब्लू व्हेल होती है स्टूडेंट, तो उसको वेलोइंग मॉन्स्टर बोला गया है। कहता है कि समुद्र के अंदर क्या होता था, जो वेलोइंग मॉन्स्टर है, जो व्हेल मछली है, वो बहुत सारा पानी एकदम से अंदर भरती, और जब उसको स्पाउट करती, मतलब जब उसको पानी को वो बाहर क्या करती, उगलती, तो ऐसे लगता कि पूरे का पूरा एक फाउंटेन, फोम फाउंटेन, ऐसा लगता है कि पूरा झाग का एक झरना समुद्र के अंदर आ गया है। मतलब वो एक समय में बहुत सारा पानी अंदर निगल लेती है, और जब वो बाहर पानी को स्पाउट करती है ना, उगलती है, तो ऐसे लगता है कि फोम का एक बहुत बड़ा झरना समुद्र के अंदर आ गया है। लेट अस स्वीयर एन ऑथ, हम सभी मिलकर एक शपथ लेते हैं। ऑथ का मतलब क्या है कि हम सारे एक शपथ लेते हैं। एंड कीप इट विद एन इक्वल माइंड, और हम सारे इस शपथ को क्या करेंगे, पूरा करेंगे, हम इसको निभाएंगे, कोई भी इस शब्द को तोड़ेगा नहीं। इन द हॉलो लोटस लैंड टू लिव एंड लाई रिक्लाइन, कि अब हम इसी लोटस लैंड पर हमेशा के लिए क्या रहेंगे, हमेशा के लिए हम इसी लोटस लैंड पर रहेंगे। ओके, रिक्लाइन का मतलब यहां पे क्या है, देखिए लिखा ना, लाई रिक्लाइन मतलब आराम से लेटे रहेंगे। तो कह रहा है कि हम सभी इसी जो हॉलो लोटस लैंड है, ये जो खाली लोटस लैंड है, हम हमेशा के लिए यही रहेंगे, और यही हम आराम से लेटे रहेंगे। तो हम सभी को ये शपथ लेनी है और इसको पूरा करना है। ऑन द हिल्स लाइक गॉड्स टुगेदर, कहता है जिस तरीके से पहाड़ियों पर जो गॉड्स होते हैं, देवता लोग होते हैं, वो एक साथ मिलकर बैठे रहते हैं। देखिए जो ग्रीक गॉड्स थे ना, उस समय की बात कर रहे हैं कि वो पहाड़ियों पर आके इकट्ठे होके बैठ जाते थे। तो कह रहा हम उस तरीके से इकट्ठे होके बैठते रहेंगे। केयरलेस ऑफ मैनकाइंड, और जो गॉड्स थे वो पहाड़ियों पर बैठे रहते हैं, और जो मानवता के प्रति वो बिल्कुल केयरलेस है, उन्हें मानवता कह सकता है कि वो मानवता के प्रति उनका कोई ध्यान ही नहीं है, वो केयरलेस है टोटली। तो उस तरीके से हम इस लोटस लैंड पर बिल्कुल केयरलेस रहेंगे, हमें किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचना। ओके, तो अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। फॉर दे लाई बिसाइड देयर नेक्टर, और कहता है कि जो ग्रीक गॉड्स थे वो क्या करते थे, वो आके वो पहाड़ियों पर बैठ जाते थे इकट्ठे होके, मानवता की उन्हें कोई चिंता नहीं होती थी। लिखा ना केयरलेस मैनकाइंड लिखा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स
उन्होंने केयरलेस, सॉरी, हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने लिखा है ना केयरलेस मैनकाइंड थी जो, उनके बारे में बिल्कुल वो केयरलेस रहते हैं मैनकाइंड के बारे में। और वो उनका काम सिर्फ क्या होता है, फॉर द लाइफ बिसाइड देयर नेक्टर। देखिए नेक्टर यहाँ पे वर्ड आ रहा है कि नेक्टर क्या होती है, नेक्टर एक इमोर्टल ड्रिंक होती है ना, कि इसको पीने के बाद में ये माना जाता है कि इंसान कभी मरता नहीं है, हमेशा के लिए इमोर्टल हो जाता है, अमर हो जाता है। तो कह रहा है कि वो सिर्फ अपने नेक्टर के पास में लेटे रहते थे और उसको पीते रहते थे। एंड द वोल्ड्स आर हॉल्ड, ओके स्टूडेंट्स, तो जो देवता लोग थे वो क्या करते थे, देवता लोग सारे के सारे वहां पे आके उस माउंटेन्स पर बैठ जाते थे और अपने नेक्टर के पास में बैठे रहते थे। एंड द बोल्ट्स एंड हॉल, ओके, और वो सिर्फ क्या करते थे, उनका जो काम था वो यहीं पे आके घूमा करते थे। ओके, फार बिलो देम इन द वैली एंड द क्लाउड आर लाइटली कॉल्ड। और कह रहा है कि फार बिलो देम, उनके नीचे, मतलब उनके नीचे, अगर वो ऊपर बैठे रहते थे पहाड़ियों पर तो उनके नीचे क्या था, घाटियां थी बहुत सारी, बादल थे, लाइटली कॉल्ड है ना, मतलब हल्के रंग के, ऐसा लग रहा है कि वो कर्ल हैं, मतलब उनके अंदर जो मतलब कर्ली हैं बहुत सारे आपस के अंदर। देखा होगा बादल आपको दिखने में कैसा लगता है, बादल कभी भी एक आकार का नहीं होता ना, कर्ली होता है, तो उसकी शेप ऐसे इस तरीके से कर्ली शेप होती है। तो राउंड देयर गोल्डन हाउसेज, और कह रहा है कि अब जो बादल है ना, जो कर्ली बादल हैं, कहता है कि जो लाइटली कर्ल बादल हैं, वो जो उनके गोल्डन हाउसेज हैं, उनके जो सुनहरी घर हैं, ठीक है, वहां पे क्या करते थे, गर्डल्ड विद द ग्लीमिंग वर्ल्ड। अब गर्डल का मीन क्या होता है, एक प्रकार की चार दीवारी होता है, ठीक है। ग्लीमिंग वर्ल्ड, ग्लीमिंग वर्ल्ड किसको बोला गया है, कि देवता लोग जहां पे स्वर्ग में रहते हैं ना, तो उसको ग्लीमिंग वर्ल्ड कहा गया है। तो बादल ऐसा लगता था कि उनके जो सुनहरी घर हैं उनके चारों ओर एक मतलब उन्होंने चार दीवारी कर रखी है, ऐसे किलाबंदी कर रखी है। वेयर दे स्माइल इन सीक्रेट, वहां पे बैठे बैठे वो एक रहस्यमयी स्माइल में हंसते हैं। लुकिंग ओवर वेस्टेड लैंड, अब देखिए वेस्टेड लैंड का मतलब क्या है, कि जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे लोगों के बहुत सारी सफरिंग्स हैं, बहुत सारे पीड़ाएं हैं लोगों के पास में, तो उसको वेस्टेड लैंड्स बोला गया है। तो कहता है कि वो वहां से लोग की उस जमीन को देखते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, कि लोग कितने दुख के अंदर हैं, और बड़ी एक सीक्रेट स्माइल करते हैं। ओके, ये हमारे पास फाइनल लाइंस आ गई हमारी इस पोइम की, तो इन्हीं के साथ जो हमारी पोइम है वो पूरी हो जाएगी। आइए हम लाइंस को स्टार्ट करते हैं। ब्लाइट एंड फेमाइन, अब बताया गया है कि इंसान के जीवन के अंदर किस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। ओके, कह रहा है कि इंसान के जीवन में क्या हो सकता है, ब्लाइट मतलब उसको बहुत सारा नुकसान हो सकता है, फेमाइन मतलब सूखा अकाल पड़ सकता है, प्लेग जो कि एक प्रकार की डिजीज है, बीमारी जो एपिडेमिक होती है, एंड अर्थक्वेक भूकंप आ सकते हैं, रोरिंग डीप्स एंड फायरी सैंड्स। ओके, मतलब फायरी सैंड्स का मतलब क्या है, कि धूल भरे तूफान आ सकते हैं वहां पे, क्लैंगिंग फाइट्स, आपस में लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एंड फ्लेमिंग टाउन्स, बहुत सारे जो कस्बे उनमें आग लग गई है वो जल गए हैं, सिंकिंग शिप्स, जहाज डूब रहे हैं, एंड प्रेइंग हैंड्स, और प्रार्थना करते हुए हाथ। देखिए वेस्ट लैंड पर ये कुछ होता है इंसान के साथ में, आपको मैंने पहले बताया ना कि गॉड्स देख के स्माइल करते हैं किसकी ओर, वेस्ट लैंड की ओर, कि जहां पे इंसान बहुत दुखी है, उसके जीवन में बहुत सारी पीड़ाएं हैं। तो ये कुछ पीड़ाएं हैं। ब्लाइट का मतलब यहाँ पे कि उसको जब लॉस होता है, फेमाइन मतलब जो अकाल सूखा पड़ता है, प्लेग की बीमारी फैलती है, अर्थक्वेक है, रोरिंग डीप्स एंड फायरी सैंड्स है, धूल भरे तूफान भी आते हैं, झगड़े होते हैं, फ्लेमिंग टाउन्स, कस्बों में आग लगी हुई है, जहाज डूब रहे हैं, और अभी भी जो लोग प्रेयर कर रहे हैं भगवान के आगे, बट दे स्माइल, लेकिन वो हमेशा स्माइल करते रहते हैं, बट दे स्माइल, ओके सॉरी, but they smile. Okay, they find a music centered in a doleful song. अब देखिए कि मानव तो हाथ जोड़ के क्या करता है, मानव तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं भगवान से कि उन्हें इन संकटों से बचाए, लेकिन भगवान सिर्फ क्या करते हैं, वहां पे गॉड्स क्या करते हैं, उनको देख के स्माइल करते हैं। दे फाइंड अ म्यूजिक सेंटर्ड इन अ डोलफुल सॉन्ग। अब देखिए डोलफुल सॉन्ग क्या होता है, एक प्रकार का शोक गीत, अपने कहते हैं ना कि मातम मनाना, जिसको अपने कहते हैं शोक मनाना, तो जो एक प्रकार का शोक गीत, लोग लोग तो प्रार्थना करते हैं कि जो दुखी है वो, मान लो भूकंप आ गया या एपिडेमिक फैल गया, तो लोग दुखी हैं, बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं, तो उस समय लोग ऐसे ऐसे लग रहा है कि वो प्रार्थना रोते हुए कर रहे हैं, एक मतलब मातम मना रहे हैं, वो शोक गीत गा रहे हैं।
लेकिन जो गॉड्स होते हैं उनको इसमें भी क्या लगता है, म्यूजिक लगता है कि एक अच्छा संगीत पैदा हो रहा है। स्टीमिंग अप अ लेमेंटेशन एंड एन एनिशियंट टेल ऑफ रॉन्ग। अब कह रहे हैं कि स्टीमिंग अप, ऐसा लगता है कि उनकी वो आवाज, उनकी कराने वाली आवाज है, वो स्टीम करती है, भाप जैसे ऊपर जाती है। कहां जाती है, गॉड के पास में। अ लेमेंटेशन, ऐसा लगता है कि एक श्रद्धांजलि दे रही है। एन एनिशियंट टेल ऑफ रॉन्ग, ओके। ऐसे लगता है कि जैसे वो जो कुछ भी नुकसान हो चुका है उसके बारे में श्रद्धांजलि दे रही है उनको, वो जो जिन लोगों की डेथ हो चुकी है उनको श्रद्धांजलि दे रही है, और उनकी प्रार्थनाएं एक श्रद्धांजलि के रूप में कहाँ जा रही हैं, ऊपर की ओर जा रही हैं, गॉड के पास में जा रही हैं। लाइक अ टेल ऑफ लिटिल मीनिंग थ्रू द वर्ड्स आर स्ट्रॉन्ग, ओके। ऐसा लगता है कि उनकी जो कहानी है, दुख भरी कहानी है, वो लिटिल मीनिंग, मतलब गॉड के लिए उनका कोई ज्यादा बड़ा अर्थ नहीं है, गॉड्स के लिए। थ्रू द वर्ड्स आर स्ट्रॉन्ग, फिर भी उनके वर्ड्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, इतनी वो स्ट्रॉन्ग प्रेयर करते हैं भगवान के आगे। आगे बढ़ते हैं। चैंटेड फ्रॉम ऑल यूज्ड रेस ऑफ मैन एंड क्लीव द सॉइल, ओके। सॉरी, मैंने इसमें एक वर्ड मिस कर दिया। चैंटेड फ्रॉम एन इल यूज्ड रेस ऑफ मैन दैट क्लीव द सॉइल। कहता है कि मानव जो है वो क्या करता है, इल यूज्ड रेस ऑफ मैन। कहता है कि ये मानव जाति का मतलब एक प्रकार से बुरा आचरण है, या उसके मैनर्स इतने अच्छे नहीं है कि पहले वो खुद ही ऐसे काम करते हैं कि उनके ऊपर जो नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, ओके। फिर वो क्या कहता है कि चैंटेड फ्रॉम एन इल यूज्ड रेस ऑफ मैन दैट क्लीव द सॉइल। अब देखिए क्लीव मैंने क्या होता है, जब अपने किसी सॉइल को डिग करते हैं, खोदते हैं उसको अपने, है ना, जोतना, हल वगैरह से जोतते हैं। कहता है कि वो क्या करते हैं, जमीन को हल से जोतते हैं, तो ये उनके द्वारा किया जाने वाला इल यूज्ड है। गॉड क्या कहता है, ये इल यूज्ड है। ये आपको आगे समझ आएगा कि गॉड उसको इल यूज्ड क्यों कह रहा है, ठीक है। भगवान की दृष्टि में ये गलत क्यों है, या टेनिसन इसको क्यों कह रहा है। कहता है कि इंसान सबसे पहले क्या करता है, क्लीव द सॉइल, जमीन को जोतता है, सो द सीड, बीज बोता है, एंड रीप द हार्वेस्ट, और फसल को काटता है, एंड इंड्योरिंग टॉयल, और बहुत सारा कठिन काम करता है, परिश्रम करता है। स्टोरिंग ईयरली, वो साल भर साल क्या करता है, उन चीजों को स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है, लिटिल ड्यूज ऑफ वीट, कुछ मतलब जो गेहूं है, गेहूं का स्टॉक रखता है, एंड वाइन एंड ऑयल, और वाइन और ऑयल। टिल दे पेरिश एंड दे सफर, फिर भी वो नष्ट हो जाते हैं और वो दुखी होते हैं। सम दिस विस्पर्ड डाउन इन हेल, और ऐसा लगता है ये फुसफुसाहट चल रही है कानों के बीच में कि इतना कुछ करने के बाद भी इंसान दुखी होता है। देखिए पेरिश, वो नष्ट हो जाता है, सब कुछ उसकी जो सेविंग्स होती है नष्ट हो जाती हैं, एंड डाउन इन हेल, और वो नर्क में चला जाता है। सफर एंडलेस एंग्विश, देखिए एंग्विश क्या होती है, मानसिक पीड़ा, कि वो साइकोलॉजिकली बहुत दुखी है, एंडलेस है, उसके कोई अंत नहीं, उसको मानसिक पीड़ा होती है। अदर इन एलिशियन वैली, अब देखिए यहां पे एलिशियन वैली का स्टूडेंट्स टेनिसन ने यूज किया है, कि वो कहते हैं कि जो एलिशियन वैली है वहां पे जो लोग रहते हैं, ठीक है, ड्वेल का मतलब क्या होता है, निवास करना, जिसको अपने रेजिडेंस कह देते हैं ना, ओके स्टूडेंट्स। कहता है कि वहां पे जो लोग रहते हैं, एलिसियन वैली के अंदर जो रहते हैं लोग, वैसे बेसिकली तो एलिसियन को अपने हेवन भी कह सकते हैं, पैराडाइज भी कह सकते हैं। कहता है कि वो सारे के सारे लोग क्या करते हैं, विस्पर्ड मतलब आपस में कानाफूसी करते हैं, मानसिक पीड़ा है उनको, बहुत दुख झेला है उनको अपने लाइफ के अंदर, वो जितना कुछ भी स्टोर करते हैं अंत में सारा कुछ नष्ट हो जाता है, ऐसा लगता है कि वो स्वर्ग में चले गए, डाउन इन द हेल, वो नर्क में चले गए और मानसिक पीड़ा उन्हें है। अदर्स इन एलिसियन वैलीज ड्वेल, लेकिन जो गॉड हैं वो अभी भी कहाँ रह रहे हैं, देखिए ड्वेल मैंने बताया निवास करना, और एलिसियन का मतलब यहाँ पे क्या है, हेवन या पैराडाइज, ओके, कि वो हेवन में रह रहे हैं, बड़े आराम से रह रहे हैं। रेस्टिंग वेरी लिम्स एट लास्ट ऑन बेड्स ऑफ एस्पोडेल, ओके। कह रहा है कि जो देवता लोग हैं वो तो बड़े आराम से कहाँ रह रहे हैं, वो तो स्वर्ग में बैठे हुए हैं। रेस्टिंग वेरी लिम्स, उनके जो थके हुए अंग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आराम कर रहे हैं। लास्ट ऑन बेड्स ऑफ एस्पोडेल, अब देखिए एस्पोडेल बेसिकली इज अ यूरेशियन प्लांट ऑफ द लिली फैमिली, ओके। आपने लिली फूल का नाम सुना होगा ना, तो उसी की फैमिली में से एक फूल प्लांट होता है, पौधा होता है। टिपिकली हैविंग लॉन्ग स्लेंडर लीव्स, इसकी तिरछी लंबी पत्तियां होती हैं,
और जिसके ऊपर एक फूल लगता है। तो कहता है कि उन फूलों से बना हुआ बेड है, जो गॉड्स हैं वो वहां पे स्वर्ग में बैठे उन बेड पे आराम करते हैं, अपने थके अंगों को, वेरी लिम्स को, तो थके हुए अंग उनको आराम देते हैं। जबकि इंसान गेहूं इकट्ठा करता है, वाइन सेव करता है, ऑयल, अंत में वो सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं और खुद नरक में जाता है और मानसिक पीड़ा में रहता है। ओके, अब लास्ट 3 लाइन से देखिए, श्योरली श्योरली स्लम्बर इज मोर स्वीट देन टॉयल। ये आपने शुरू में पढ़ा था कि जब मैंने सारे क्या कह रहे हैं, श्योरली श्योरली, निश्चित रूप से। फिर से देखिए इसके अंदर रिपीटिशन यूज किया है, श्योरली को 2 बार यूज किया है तो इसके अंदर रिपीटिशन है। श्योरली श्योरली 2 बार यूज किया तो रिपीटिशन है, फिगर ऑफ स्पीच। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, स्लम्बर इज मोर स्वीट देन टॉयल, कि काम करने से कहीं ज्यादा नींद बहुत अच्छी है। द शोर, और जो किनारा है, देन लेबर इन द डीप मिड ओशियन, कि हम समुद्र के बीचों बीच जाके काम करें, मतलब हम समुद्र के बीच अपने जहाज को लेके जाएं, लहरों से जूझे हम, ठीक है, हम वहां पे लेबर करें, तो उससे तो बढ़िया कि हम किनारे पे आके बैठ जाएं। विंड एंड वेव एंड और, कहता है कि बजाय हवा के, लहरों के, और का मीन क्या होता है, मैंने बताया था आपको, नाविक होता है या सेलर होता है। कहता है बजाय इसके कि हम समुद्र के बीचों बीच जाएं, हम हवा से टकराएं, हम वेव से टकराएं, हमारे नाविक वहां पे कष्ट झेलें, इससे बढ़िया कि हम किनारे पे बहुत अच्छे हैं। ओ रेस्ट ये ब्रदर्स मैरिनर्स, अरे मेरे नाविक भाइयों, सारे रेस्ट करो, यहीं रेस्ट करेंगे। वी विल नॉट वेंडर मोर, अब हम और नहीं भटकेंगे। तो ये थी एक बहुत ही शानदार और बहुत ही फेमस पोइम एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा, जिसको कंपोज किया गया था, लोटस सीडर्स, जिसका दूसरा हाफ हमने आज पूरा कर लिया है। और इसके साथ ही जो हमारी पोइम है वो भी स्टूडेंट्स हो चुकी है कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जितनी भी इसकी वीडियोस हैं इस पोइम की, उसको आप आराम से दोबारा देखें, आपको बिल्कुल क्लियरली, आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी समझ आई है। और मैंने आपके लिए इसको पूरा लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया स्टूडेंट्स, तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा इसको समझना। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं एक नई पोइम के साथ, एक नए पॉइंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।